सामान्य हिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए। अगर जो सिविल सेवा परीक्षा की बात करते हैं तो वहाँ पर जो भारतीय भाषाओं का पेपर होता है उसमें आप लोग मेंस में हिंदी चुनते हैं और सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, मेरिट में उसके नंबर नहीं जुड़ते हैं। लेकिन यूपीपीसीएस, मैं बार बार यूपी पर जोर दे रहा हूँ, यूपीपीसीएस का जब एग्जाम देंगे आप तो प्रीलिम्स में जो सीसेट का पेपर होता है उसमें सामान्य हिंदी के प्रश्न होते हैं और मुख्य परीक्षा में एक पूरा पेपर होता है 150 नंबर का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और उसमें अंकों के आधार पर ही यह तय होता है कि आपको यूपीपीसीएस के एग्जाम में डिप्टी एसपी या एसडीएम का पद मिलेगा या नहीं। 150 नंबर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन रहता है। कुछ बच्चों को वहाँ पर 150 में सिर्फ 70-80 नंबर मिलते हैं, कुछ को 30-40 भी मिलते हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों को, और कुछ बच्चों को 150 में 130, 135, 136 नंबर तक मिलते हैं आसानी से। मैथ की तरह से ग्रामर के नंबर होते हैं और जो लोग अच्छा वहाँ कर लेते हैं उनको मेरिट में जुड़ने के कारण यूपीपीसीएस में इन नंबरों के आधार पर अच्छी वरीयता मिल जाती है। और दूसरा जो दूसरे एग्जाम है जैसे लोअर पीसीएस है, एआरओ है, इनमें बहुत ज़्यादा हिंदी का यूज रहता है। बाकी कैलेंडर आपका आ चुका है, आप लोग देख चुके हो। बीईओ के लिए सजेशन के लिए कहा जा रहा है। बीईओ के लिए तो क्लास में इतना आप लोगों को बता चुका हूँ। आप लोग कहते थे समय नहीं मिल रहा, तो इतना समय आप लोगों को मिल गया, अपडेट आ गई है और जम के तैयारी करके परीक्षा दे दीजिए। जो श्रेष्ठ आईएएस की सामान्य ज्ञान की किताब है जिसमें 30,000 से अधिक तथ्य हैं, उसको बार बार रिवीजन कीजिए। मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस करिए, आपका हो जाएगा। 50+ हो गए हैं। अब हम अपने विषय पे बात शुरू करते हैं। 2:05 हुए हैं। 55 लोग हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। 55 हम शुरू करते हैं। सर बीओ के लिए करंट अफेयर्स इस महीने तक का आप पढ़े, निश्चित तौर पर जून तक का करंट अफेयर्स पढ़ के जाएं। अब हम आज का जो विषय है उस पर आते हैं। अब आप लोग मैसेज ना करें। आज से हम लोग सामान्य हिंदी पर बात करेंगे और हिंदी पर बात करने के लिए सबसे पहले हिंदी की आवश्यक जो जानकारियां हैं उन पर बात करेंगे। सबसे पहले हिंदी भाषा और उसके विकास, जिसमें हम आपको स्पेशली वर्णमाला और कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो सामान्यतः हमारी समझ से परे होते हैं। मैं निवेदन करूंगा हमारे साथ जो लोग बेसिक शिक्षा परिषद या छोटे स्कूलों में पढ़ाने वाले बच्चों के कार्य से जुड़े हुए लोग हैं वो जरूर इसको ध्यान से देखें, क्योंकि यहाँ पर आप हिंदी की वो सारी बारीकियां पाएंगे जो आप बच्चों को सिखाने में काफी मददगार होंगी। सबसे पहले हम इस पर बात करते हैं कि भाषा कहते किसे हैं। तो मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को भाषा कहते हैं। इसमें 2-3 शब्दों का मैंने समावेश किया है। एक तो सार्थक, यदि सार्थक नहीं है, अर्थवत्ता नहीं है, तो उसको हम भाषा में शामिल नहीं करते हैं। अगर जो व्यक्त है तो वो ध्वनि से व्यक्त होती है, तो हम उसको भाषा के एक आधार लक्षण के रूप में मानते हैं। सामान्यतः भाषा का विकास समाज के अंदर आदान प्रदान के लिए होता है, जिसके तहत हम विचार, भाषा, भावना, संकेत के माध्यम से अपना विचार विनिमय करते हैं। तो भाषा समाज की जरूरत है। जो मनुष्य की भाषा है वह समाज में पैदा हुई और समाज में यह भाषा मनुष्य के बीच उसके विचार, भावना और संवेदनों का आदान प्रदान का माध्यम है। जब हम बात करते हैं कि भाषा की विकास व्यवस्था कहाँ से कहाँ तक हम समझें व्याकरण के नजरिए से, तो ध्वनि से वाक्य तक अगर जो हम सारी चीजें समझ जाते हैं तो हम भाषा के हर व्याकरण से वाकिफ हो जाते हैं। सबसे पहले ध्वनि से हम शुरू करके वर्ण से अक्षर, अक्षर से शब्द, शब्द से पद, पद से पदबंध और पदबंध से वाक्य तक की यात्रा पूरी करते हैं। इस पर आज हम अपनी बात शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले भाषा के अभिलक्षण, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसी को हम भाषा कैसे मानते हैं उस पर बात करते हैं। तो भाषा के लक्षण आप लिख लेना। ये सामान्यतः आपको पता होने चाहिए कि भाषा के लक्षण क्या होते हैं। नंबर 1, भाषा ध्वनि संकेत है। पहला पॉइंट ये है कि भाषा जो है वो साउंड सिंबल है।
जैसे अभी आप हमें सुन रहे हैं तो हमारे मुख विवर से कुछ ध्वनियां निकल रही हैं और उन ध्वनियों को ही आप सुनकर हमसे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो पहली शर्त यह होती है कि भाषा ध्वनि संकेत है, आवाज पैदा होती है, ध्वनि पैदा होती है और उसी ध्वनि से अर्थ का ग्रहण तक की स्थिति बनती है। दूसरा लक्षण होता है भाषा यादृच्छिक संकेत है। भाषा यादृच्छिक संकेत है, ये हिंदी का शब्द है यादृच्छिक, जिसका मीनिंग होता है या इंग्लिश में समझने के लिए सपोज, माना हुआ। सपोज दैट, जैसे हम किसी चीज को मान लेते हैं कि यह चीज है, तो वही भाषा क्या है? भाषा यादृच्छिक संकेत है, हमने मान लिया है उसे। जैसे अगर जो आप लोगों से कभी कोई पूछे कि हमने बोला, अभी मैं आप लोगों को बोल रहा है यहां से कि आप अपनी कॉपी पर लिखिए का, खा, गा, तो हम इधर से का बोल रहे हैं और एक ध्वनि हमारे मुख से उच्चरित हो रही है और उस ध्वनि को सुनने के बाद आप सभी लोग अपनी कॉपी पर एक का की आकृति ऐसे करके बना रहे हैं। सारे लोग वही बना रहे हैं। अब हमारे मुख से एक ध्वनि निकली और आप सबने वही बनाई, तो उस ध्वनि को वैसा ही क्यों बनाते हैं? जैसे अभी मैंने बोला ए, बी, सी, डी, जो भी मैं ध्वनि निकाल रहा हूं वही आप अपनी कॉपी पर लिख रहे हैं। ये कहां से तय हुआ? माने हुए से, सपोज कर लिया गया, माना कि ऐसी ध्वनि होगी तो उसको हम कॉपी पर इस तरह से संकेत के रूप में लिखेंगे। तीसरा लक्षण होता है भाषा के संकेत रूढ़ होते हैं या भाषा में रूढ़ संकेत होते हैं। रूढ़ जिसे हम रिजिड कहते हैं, जिसे हम फिक्स्ड कहते हैं, तय कर दिया जाता है। हमने एक ध्वनि के लिए एक चिन्ह मान लिया और उस माने हुए चिन्ह को उस ध्वनि के लिए फिक्स कर दिया, रूढ़ कर दिया, रिजिड कर दिया। तो जब उस तरह की ध्वनि आएगी तो वही वहां पर फिक्स कर दिया जाएगा। इसलिए अगर जो इन तीनों लक्षणों को हम एक साथ मिला दें, अभी हम रिपीट भी करेंगे, आप लोग परेशान न हो। अगर जो हम तीनों को एक साथ मिला दें तो हम एक लाइन में कहेंगे कि भाषा मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को कहते हैं। यह रूढ़ यादृच्छिक ध्वनि संकेत है। भाषा क्या है? रूढ़ यादृच्छिक ध्वनि संकेत। ऐसे ध्वनि संकेतों से भाषा निर्मित हुई है जो कि मान लिए गए और मानकर फिक्स कर दिए गए, उनसे भाषा तैयार होती है। तो भाषा की पूरी परिभाषा एक लाइन में हम यूं दे सकते हैं कि मनुष्य की सार्थक व्यक्तवाणी को भाषा कहते हैं। भाषा रूढ़ यादृच्छिक ध्वनि संकेत है। यह परिभाषा देने के बाद भाषा से जुड़े हुए जितने भी सिद्धांत हैं, भाषा के बारे में जो भी विचार दिए गए, उन सभी को लगभग हम शामिल कर लेते हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं है भाषा जैसे विचार संकल्पना को परिभाषित करना, लेकिन फिर भी मनुष्य की सार्थक व्यक्तवाणी को भाषा कहते हैं और भाषा ध्वनि संकेत है, भाषा यादृच्छिक संकेत है, भाषा रूढ़ संकेत है। और तीनों को एक लाइन में जोड़कर आप लिख देंगे भाषा रूढ़ यादृच्छिक ध्वनि संकेत है। शायद यह कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये मैंने सबसे पहले आपको भाषा की परिभाषा से अवगत कराया। अब सबसे पहले जब भी हम व्याकरण पढ़ते हैं तो इसको कैसे समझते हैं, छोटी इकाई से लेकर बड़ी इकाई तक कौन कौन सी इकाई आती हैं, वो क्रम से आपको लिखा देता हूं, जिससे आगे हिंदी भाषा समझने के लिए आपको आसानी रहेगी। सबसे पहले ध्वनि, अभी इनकी परिभाषा लिखाएंगे, इनके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे और आपका नोट्स बहुत अच्छा बनके तैयार हो जाएगा, जिसमें आप बेसिक सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी। लेकिन जैसे बताता जाऊं, एक एक चीज लिखते जाइए। सबसे नंबर 1 पर क्या होता है? ध्वनि। ध्वनि अभी आपको समझाएंगे। उससे बड़ी इकाई, डैश लगा के तीर का निशान आगे लगा दीजिए। ध्वनि के बाद उससे बड़ी इकाई कौन सी होती है वो लिख लीजिए। ध्वनि के बाद हम जो इकाई लाते हैं वो है वर्ण। ध्वनि को इंग्लिश में हम साउंड कहते हैं, चाहे तो आप इंग्लिश भी साथ लिखते जाइए। ध्वनि, साउंड। उसके बाद जो इकाई आती है, यूनिट आती है, डैश लगा के आगे लिखिए, उसको हम कहते हैं वर्ण, लेटर। वर्ण, लेटर। उसके बाद डैश लगा के आगे लिखिए, उसके बाद जो इकाई आती है उसको हम कहते हैं अक्षर, सिलाइबल।
सिलाइवल, SYLLAVLE, सिलाइवल। अभी मैं इन सबका अर्थ आपको समझाऊंगा तब स्पष्ट होगा, क्योंकि यहाँ जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो अधिकतर लोग यही जानते होंगे कि वर्ण और अक्षर एक ही बात है, लेकिन ये आप लोग जान लीजिए कि हिंदी में भी वर्ण और अक्षर अलग अलग है, और पश्चिम के विचार में भी, जिसे हम इंग्लिश लैंग्वेज कहते हैं, वहां पर भी लेटर एंड सिलाइवल अलग अलग है। तो सबसे पहले ध्वनि, साउंड, उसके बाद आपने लिखा वर्ण, लेटर, उसके बाद की जो इकाई होती है उसको कहते हैं सिलाइवल, अक्षर। अक्षर के बाद की जो इकाई होती है उसे हम कहते हैं शब्द, वर्ड, शब्द। शब्द के बाद की जो इकाई होती है उसको हम कहते हैं पद, फ्रेज, और पद के बाद की जो इकाई होती है उसे हम कहते हैं वाक्य, सेंटेंस। तो हमने कितनी यूनिट्स आपको बताई? सबसे पहले ध्वनि, साउंड, उसके बाद वर्ण, लेटर, उसके बाद अक्षर, सिलाइवल, उसके बाद शब्द, वर्ड, उसके बाद पद, फ्रेज, उसके बाद वाक्य, सेंटेंस। तो कुल मिला के इतनी इकाइयों में पूरा व्याकरण समाया हुआ है। इनको एक एक करके धीरे धीरे हम समझते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, लिखते जाएंगे। जब हम वर्ण और अक्षर पर बात करेंगे तभी हम अपनी वर्णमाला, हिंदी अल्फाबेट पर बात करेंगे। अब सबसे पहले आपको ध्वनि समझाते हैं। ध्वनि किसे कहते हैं या ध्वनि क्या है? ध्वनि, आगे ब्रैकेट में याद रखने के लिए आप लोग लिख लीजिए साउंड। ध्वनि, साउंड। तो आगे लिखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। ध्वनि शब्दों की आधारशिला है। ध्वनि उच्चरित होती है, इसलिए इसे मौखिक कहा जाता है, इसलिए यह मौखिक होती है। फिर मैं दोबारा से बोल रहा, एक एक चीज को समझाता जा रहा हूं। सर, पदबंध, दरअसल पद और पदबंध को एक ही माना जाता है इकाई में। पढ़ने के दौरान हम बता देंगे कि जब एक से अधिक पद जुड़ जाते हैं तो उसको हम पदबंध कह देते हैं। तो पद, पदबंध, तब वाक्य। लेकिन पद एक यूनिट है जिससे पदबंध बन के तैयार होता है, इसलिए हम अलग से पदबंध नहीं लिखवा रहे आपको। पदों के संयुक्त रूप को पदबंध कह देते हैं, तो वो इकाई एक ही है, पद ही है। अब सबसे पहले ध्वनि, साउंड। भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। कहीं भी तुमसे ये क्वेश्चन आए, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है लैंग्वेज की, वो क्या है? ध्वनि, साउंड। भाषा यहीं से बनती है, सबसे छोटी इकाई के रूप में हम ध्वनि को जानते हैं। ध्वनि शब्द की आधारशिला है, बेस है, नींव है, इसी पर हमारी भाषा खड़ी होती है। उसके बाद ध्वनि उच्चरित होती है। ध्वनि को हम मुंह से उच्चरित करते हैं। हमारे मुख विवर से, फेफड़े से जो प्राणवायु निकलती है वो मुख विवर में जगह जगह घर्षण और टकराने के बाद जब हमारे मुख विवर से बाहर आती है तो वो एक ध्वनि पैदा करती है, और उसी ध्वनि को उच्चरित माना जाता है, इसीलिए वह मौखिक होती है। तो कभी भी ध्वनि को हम लिखित रूप नहीं कहेंगे। अगर जो सबसे छोटी लिखित इकाई पूछी जाए तो ध्वनि गलत उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ध्वनि लिखित नहीं होती, ध्वनि मौखिक होती है, ध्वनि उच्चरित होती है। लेकिन उच्चरित और मौखिक जैसा या लिखित जैसा कोई भी प्रतिबंध आपके आगे न दिया जाए प्रश्न में, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। अब इसके बाद एक अगली परिभाषा लिख लीजिए जिससे इसे और समझने में आसानी मिलेगी। आगे हेडिंग डालिए वर्ण। इंग्लिश में से कहते हैं लेटर, LETTER, लेटर, वर्ण। वर्ण जो है, लेटर जो है, इसके आगे लिख लीजिए, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके खंड न हो सके। वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके खंड न हो सके।
अब यहां पर वर्ण जो है उसकी सिर्फ एक लाइन में परिभाषा याद रखना कि ध्वनि जो मौखिक रूप है, ध्वनि जो उच्चरित रूप है, उसी के लिखित रूप को अगर जो हम देखें तो हम उसे वर्ण कहते हैं। तो ध्वनि का लिखित रूप, रिटन फॉर्म ऑफ द साउंड कॉल्ड लेटर। जो ध्वनि है, जो साउंड है, उसके रिटन फॉर्म को हम लेटर और हिंदी में वर्ण कहते हैं। तो ध्वनि की परिभाषा, भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं, यह उच्चरित एवं मौखिक होती है। और वर्ण की परिभाषा, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। अब ध्वनि और वर्ण एक ही चीज है, बस दोनों में अंतर क्या है कि ध्वनि मौखिक है, उच्चरित है, और वर्ण लिखित है। किसी चीज को हम लिख देते हैं तो उसका रूप बड़ा हो जाता है, इसलिए हम उसे ध्वनि से बड़ी इकाई के रूप में देखते हैं, लेकिन मात्रा में दोनों एक बराबर है। जो क्वांटिटी है उसमें कोई अंतर नहीं है। इसलिए ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो कि मौखिक है, यदि हम उसको लिख देते हैं, लिखित रूप में ले आते हैं, तो वह वर्ण कहलाता है, लेटर कहलाता है। तो ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। अब यहीं से आप लोग वर्ण से वर्णमाला पढ़ते हो। ध्वनि उच्चरित होती है, वर्ण लिखित होता है, लिखा हुआ तुम्हें स्पष्ट दिखाई देता है। इसलिए हम जब पढ़ाई शुरू करते हैं तो हमारे सामने लिखा हुआ होता है। तो शुरुआत में जब हमको किसी भी भाषा को सीखना होता है तो हम वर्ण सीखते हैं, ध्वनि पर बात नहीं करते हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि भारत देश के विश्वविद्यालयों में परास्नातक स्तर पर, जिसे हम एमए कहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में ध्वनि पढ़ाई जाती है। ध्वनि विज्ञान है, स्वनिम हिंदी में जिसे कहते हैं। ये साउंड साइंस को हम छोटे क्लासेस में नहीं पढ़ाते, क्योंकि समझने में कठिनाई होगी बच्चों को, वो भाषा सीख ही नहीं पाएंगे अगर जो इतना टेक्निकली। लेकिन अब चूंकि हम सिविल सेवा में जा रहे हैं और बड़े स्तर पर हैं, वहां हम इसको सीखना चाह रहे हैं, तो हम इसकी टेक्निकलिटी को भी समझेंगे। तब हम ध्वनि से ही शुरू करेंगे। ध्वनि के बारे में बता दिया, वर्ण के बारे में बता दिया। अब यहीं पर एक और टर्म मैंने आपको बताया जिसको अगली लाइन में लिखिए, वो है अक्षर, सिलाइवल। अक्सर लोग न जानकारी होने के कारण वर्ण और अक्षर एक ही कहते हैं, जैसे वर्णमाला वैसे ही अक्षरमाला। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं कि अक्षर जो है वो फिर एक मौखिक इकाई है। अक्षर का कोई लिखित रूप नहीं होता। लिखित इकाई वर्ण है, मौखिक इकाई ध्वनि से बड़ी इकाई अक्षर है। अक्षर किसे कहते हैं तो आगे आप लोग जानने के लिए, अक्षर जिसे इंग्लिश में हम सिलाइवल कहते हैं, SYLLAVLE, सिलाइवल। तो अक्षर या सिलाइवल क्या होता है उसको आगे लिख लीजिए। उच्चारण के दौरान मुख विवर से एक झटके में जितनी वायु बाहर निकलती है उसे एक अक्षर कहते हैं। उच्चारण के दौरान मुख विवर से एक झटके में जितनी वायु की मात्रा या ध्वनि की मात्रा मुख से बाहर निकलती है। ध्वनि क्या है? वायु की मात्रा। जो वायु मुख विवर से टकराते हुए निकलती है उसी से हमारी ध्वनि पैदा होती है। तो प्राण वायु हुई, यहां पर ध्वनि है। तो एक झटके में जितनी भी प्राण वायु मुख से बाहर निकलती है वो एक अक्षर कहलाता है। अब हमने तीन चीजें तुम्हें बताई, ध्वनि, वर्ण, अक्षर, साउंड, लेटर, सिलाइवल। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम आपसे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट आजीवन स्पष्ट हो जाएगा। जैसे अगर जो मैं अभी आप लोगों से एक टर्म बोल रहा हूं, मैंने बोला कमल। कमल, कमल का फूल होता है, बहुत खूबसूरत, आप जानते हो कमल के बारे में अच्छे से। कमल, आप अपनी कॉपी पे लिखिए कमल, कमल। अब अगर जो मैं आप लोगों से पूछूं कि इस कमल शब्द में, कमल क्या है? एक शब्द है, एक वर्ड है। इस कमल शब्द में कितनी ध्वनियां हैं? कमल, इसमें कितनी ध्वनियां हैं? तो आगे डैश लगा के लिख लीजिए, इसमें 6 ध्वनियां हैं, 6 साउंड, 6 साउंड।
6 साउंड कौन कौन से हैं, तो उसके नीचे लिख लीजिए का, और का के नीचे हलंत लगा देंगे जिससे का आधा हो जाता है। का, धन आ, छोटा आ, धन मा, धन आ, धन ला, धन आ, कमल। कमल में कितनी ध्वनियां हुई? 6 साउंड है। अब नीचे तुम्हें जब हमने तोड़ के 6 लिखाए, तो इन 6 की 6 ध्वनियां चूंकि तुमने लिखी हैं, तो तुम्हारे सामने ये क्या है? लिखित रूप में है। तो ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। तो अब यहीं पर पूछा जाए कि कमल में कुल कितने वर्ण हैं, तो कमल में 6 वर्ण हैं। अभी मैं आपको आज शुरुआत कर रहा हूं हिंदी की, इसलिए अभी समझा रहा हूं, तो कुछ लोगों को समझने में कठिनाई आ रही होगी, लेकिन जिस दिन आप यह ध्वनि की संकल्पना और सिद्धांत को समझ जाएंगे, हिंदी व्याकरण का 50% आप ऐसे ही सही कराएंगे, और कभी भी बहुत सारे प्रश्न जो तुम्हें पता नहीं होते, सिद्धांत से जान जाओगे तो कभी गलत नहीं होंगे। आगे भी हम सामान्य हिंदी पे बात करेंगे। बच्चे रटते रहते हैं कौन सा वर्ण किस स्थान से उच्चरित होता है हमारे मुख में। हम आपको इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट बताएंगे कि आप कसम खा के भी भूलना चाहो तो नहीं भूल पाओगे, क्योंकि आपके मुख में जो स्थान है, जो मुख विवर जिसे कहते हैं, कि जब फेफड़ों से निकलकर प्राणवायु तुम्हारे मुख विवर से बाहर जाती है, तो अनुनाद के सिद्धांत पर, थ्योरी ऑफ रिजोनेंस, फिजिक्स में आप लोग इस थ्योरी को पढ़ते हो, उसके आधार पर आप उच्चारण करते हो और आपके मुख से ध्वनि निसृत होती है, ध्वनि निकलती है। उस ध्वनि के सिद्धांत के लिए जब हम मुख के अंगों को देखते हैं कि फेफड़ों से निकलने वाली प्राणवायु सबसे पहले हमारे कंठ में टकराती है, कंठ के बाद वह तालु से टकराती है, तालु के बाद वह मूर्धा से टकराती है, और मूर्धा के पश्चात वह दंत से टकराती है, और दंत स्थान के पश्चात वह ओष्ठ लिप्स से टकराती है। तो यह पूरी प्रक्रिया चूंकि एक एक अंग के स्थान के आधार पर हो रही है, और इसमें आप देखोगे कि जो हमारे होठ हैं और दांत हैं वो सबके एक ही क्रम से होंगे। सबके मुंह में कंठ, उसके बाद तालु, उसके बाद ध्वनि। कमल वर्ड की एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। अभी करूंगा बेटा, अभी और समझाऊंगा, अभी ध्यान से सुनते रहो। कमल भी समझाऊंगा, पानी भी समझाऊंगा, बहुत सारे शब्द समझाऊंगा। मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं कि इसको अगर जो तुम साइंटिफिकली समझ लोगे ना, कि जैसे सबके मुख में पहले कंठ है, फिर तालु है, फिर मूर्धा है, मूर्धा के बाद दंत है, दंत के बाद ओष्ठ है, जैसे सबके मुंह में टीथ पहले अंदर होंगे, लिप्स बाहर होंगे। भले ही किसी के थोड़े दांत बाहर निकल जाते हो, लेकिन इसे ये थोड़े ही मानेंगे कि उसके दांत बाहर थे, होठ अंदर थे। तो इसलिए जब हमारे पूरे मुख विवर में अंगों का स्थान प्राकृतिक रूप से तय है और वो बदलेगा नहीं, तो इसलिए कभी भी याद करने में भी आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। इसलिए इस नियम को आप समझ लोगे तो हमेशा याद रहेगा। इसलिए हमारे साथ जब हिंदी पढ़ेंगे तो शुरू के 2 या 3 दिन तक हम जब तक अल्फाबेट और हिंदी वर्णमाला पर बात करते रहेंगे, तब तक आपको यह सब पूरा अच्छी तरह से याद हो जाएगा, जो आजीवन याद रहेगा। तो मैंने आपको समझाया सबसे पहले ध्वनि और वर्ण के बारे में, कि अगर जो हम कमल भी कहते हैं, तो कमल में कितने ध्वनियां हैं, साउंड्स कितने हैं? 6, और 6 साउंड हैं, और उनको हम रिटन फॉर्म में ले आएंगे तो 6 वर्ण हो जाएंगे। क्या? का, और का के नीचे एक ऐसे लाइन खींच देते हैं, उसको हलंत कहते हैं। उससे क्या होता है कि जो का वर्ण है या का ध्वनि है वो आधी हो जाती है। आधी कहने का मतलब वो सिर्फ व्यंजन लिख रहे हो, स्वर हमने उसमें से अलग कर लिया है। कंसोनेंट में कंसोनेंट फॉर्म में अगर जो किसी साउंड को लिखने के लिए हम उससे वॉवेल अलग कर लेते हैं और उसके नीचे हलंत लगा देते हैं, तो का, धन आ, धन मा, धन आ, धन ला, धन आ, ये 6 साउंड हो गए। ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पर एक और नीचे लिखिए, पानी। पानी पीते हो ना, जल, पानी। तो पानी शब्द बचपन से तुम लोग बोलते हो, सब बच्चे सबसे पहले पानी बोलते हैं। पानी के लिए पानी में कितनी ध्वनियां हैं? तो आगे नीचे लिख लीजिए 4 साउंड। पा,
नीचे हलंत लगेगी, पा धन आ, बड़ा आ, पा धन आ धन ना धन ई, बड़ी ई। तो पा धन आ धन ना धन ई, पानी। अब पानी में 4 साउंड हैं और पानी में 4 ही साउंड के लिखित रूप जिन्हें हम कहते हैं, तो 4 ही वर्ण हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? ये तुम लोगों को समझ में आ गया, ध्वनि और साउंड। अब हम तीसरा कॉन्सेप्ट जो इसी से जुड़ा हुआ है वो आपको बता रहे, वो है अक्षर, सिलाइवल। अक्षर और स्लाइवल, जिसे हम हिंदी में अक्षर, अंग्रेजी में स्लाइवल कहते हैं। बहुत लोग इसको वर्ण या ध्वनि से ही जोड़कर मान लेते हैं, लेकिन भाषा के सिद्धांत में यह बिल्कुल अलग है। कैसे? अभी हमने बताया था, जैसे एक शब्द है जल, चल, मल। अगर जो कोई पूछे चल में कितने अक्षर हैं, तो आप लोग बोलकर अपने घर पर देखना, चल कहने में एक झटके में पूरी आवाज निकल जाती है। हर अक्षर के नीचे लगेगा या नहीं लगेगा ऐसा कोई सिद्धांत नहीं दिया जा सकता, लेकिन जब भी किसी व्यंजन से हम स्वर अलग कर लेते हैं तो व्यंजन के नीचे हलंत लगता है। ठीक है, अगर जो हमने किसी भी कंसोनेंट से वॉवेल को सेपरेट कर लिया, चूंकि कंसोनेंट अलग साउंड है, वॉवेल अलग साउंड है, वॉवेल से जब कंसोनेंट अलग हो रहा है तो कंसोनेंट विदाउट वॉवेल, क्योंकि कंसोनेंट या जिन्हें हम व्यंजन कहते हैं, यह परतंत्र ध्वनियां होती हैं। अभी आगे स्वर, व्यंजन, इनकी परिभाषाएं जब आपको पढ़ाएंगे, वॉवेल एंड कंसोनेंट एक्सप्लेन करेंगे, तब हम आपको बता देंगे कि जो वॉवेल है वो तो इंडिपेंडेंट साउंड है, वो तो स्वतंत्र ध्वनि है, लेकिन जो कंसोनेंट हैं, जो व्यंजन हैं, ये परतंत्र ध्वनियां हैं, ये डिपेंडेंट हैं। और डिपेंड किस पे करती हैं? तो वॉवेल पे। तो जब भी किसी कंसोनेंट से वॉवेल को हम सेपरेट कर देते हैं तो कंसोनेंट के नीचे हमें हलंत लगाना होता है लिखित रूप में। भाषिक रूप में तो हमने बता दिया। क्लियर हुआ यहां तक का कॉन्सेप्ट? अब हम अक्षर बता रहे थे, तो हमने अक्षर में आपको बताया कि जैसे चल, जल, इसमें एक अक्षर है। ध्यान से सुनना, अभी कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो जाएगा। और मैं तुम्हें यह भी बता दे रहा हूं, बहुत लोग होंगे जो तुम्हें बता ही नहीं पाएंगे अक्षर कोई अलग चीज होती है, लेकिन ध्यान से हमसे सुन लोगे। मैं बहस इस पे नहीं करूंगा, आप लोगों का ज्ञान आपके पास रहे, मेरा ज्ञान मेरे पास रहे। लेकिन जब हम देखते हैं इसको भाषिक सिद्धांतों के आधार पर, तो अक्षर को जिसे हम समझते हैं स्लाइवल, तो चल में एक स्लाइवल। जब भी हम चल बोल रहे तो एक झटके में चारों ध्वनियां निकल जा रही। तो यहां पर जो एक अक्षर है चल, इसमें कितनी ध्वनियां चली जा रही? 4। ऐसे ही हम पूछें कमल, कमल, आप लोग घर पे देखोगे तो का धन आ, ये 2 ध्वनियां एक झटके में निकलती हैं, और मल, म धन आ धन ला धन आ, ये 4 ध्वनियां दूसरे झटके में निकलती हैं जब भी हम उच्चारण करते हैं। तो जल, मल, कल, ये सब एक अक्षर, लेकिन कमल 2 अक्षर। सतलज, सतलज, जब भी सतलज बोलेंगे, सतलज, लज, तो हम 3 अक्षरों में बोलेंगे। अब सतलज शब्द में 8 ध्वनियां हैं। पहले अक्षर में 2 ध्वनियां, दूसरे अक्षर में 2 ध्वनियां और तीसरे अक्षर में 4 ध्वनियां। यह सिद्धांत तुम्हें ऐसा लग सकता है कि हिंदी में जितने भी हमें दिखाई देते हैं लिखे हुए वर्ण, जिन्हें आज तक आप वर्ण समझते थे, उसमें एक कम कर दो तो अक्षर हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। अक्षर का पूरा सिद्धांत उच्चारण पर निर्भर करता है। हमने परिभाषा में लिखाया कि उच्चारण के दौरान एक झटके में मुख से निकलने वाली वायु की, ध्वनि की मात्रा को अक्षर कहा जाता है। तो किसी भी शब्द में कितने अक्षर हैं, यह लिखे हुए देखकर आप तय नहीं कर पाओगे। अक्षर का पता आपको तभी लगेगा जब उस शब्द को उच्चरित किया जाएगा, और उच्चरित करने वाला
किस तरह से उसे उच्चारित कर रहा है इससे तय होगा। जैसे कोई कमल बोले, कैसे बोले? कमल, कमल, तो यहां पे कितने अक्षर? 3। लेकिन कोई जो भाषा का ध्वनि विज्ञान का जानकार है वो कहेगा कमल, कमल। कमल में कितने अक्षर हैं? तो 2 अक्षर हैं। इसलिए किताबों में चूंकि यह उच्चरित मामला है, इसलिए किताबों में अक्षर के बारे में नहीं दिया जाता है, और कम जानकारी होने के कारण लोग अक्षर को वर्ण मान लेते हैं, सिलाइबल को लेटर मान लेते हैं। अब हमारे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि ध्वनि किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं। अगर जो यह तीनों चीजें समझ में आ गई हैं तो आगे हिंदी समझने में आपको बहुत आसानी रहेगी। अब हम यहीं से आते हैं वर्णमाला पर। ठीक है, वर्णमाला। वर्णमाला को समझने के लिए अगर जो ठीक से हम लोग काम कर लें तो हिंदी व्याकरण, हिंदी ग्रामर, जो कि हमें बहुत टफ लगता है, वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा सिर्फ वर्णमाला समझ लेने से। जैसे जब मैं पॉलिटी पढ़ाता हूं और कॉन्स्टिट्यूशन शुरू करते समय आप लोगों से कहता हूं कि जिसने भी प्रियम्बल ठीक से समझ लिया उसने लगभग 1/3 संविधान जान लिया। ठीक उसी तर्ज पर मैं कह रहा हूं कि हिंदी व्याकरण को जानने के लिए जिसने ठीक से वर्णमाला समझ ली उसने आधा ग्रामर जान लिया। जैसे ध्वनि वाला कॉन्सेप्ट जो बच्चा जान गया, जिसको भी ध्वनि पता लग गई, ध्वनि का कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसको कभी भी संधि में, कभी भी उपसर्ग प्रत्यय, आगे के सारी व्याकरणिक संरचना में कहीं तकलीफ नहीं होती, क्लियर हो जाता है। 1-2 क्वेश्चन आए, सर जो बोलने में फर्क होता है तो क्या नंबर चेंज होगा अक्षर में? यस, अक्षर तो बदल ही जाएंगे, इसीलिए लिखित रूप से कभी अक्षर तय नहीं होते, इसीलिए परीक्षाओं में कभी अक्षर पर बात नहीं होती, इसीलिए किताबों में अक्षर के बारे में लिखा नहीं होता, और इसीलिए सारी दुनिया में ज्यादातर लोग जो हिंदी पढ़ते पढ़ाते हैं सामान्य रूप से वो अक्षर पर बात ही नहीं करते हैं। अक्षर तो हम आपको बोल के दिखाएं और फिर पूछें इसमें कितने अक्षर हैं, तो इंटरव्यू में तो हो सकता है, प्री मेंस में तो ये काम हो नहीं सकता। इसलिए कभी भी परीक्षाओं के नजरिए से इस पर बात नहीं होती। वो तो तुम्हें इसलिए बता दिया कि तुम्हें हमसे पढ़ रहे हो तो एक तो कुछ विशेष रहे कि सामान्य रूप से सामान्य हिंदी सबसे पढ़ने में और हमारे साथ डिस्कशन करने में कुछ अंतर है कि जहां कुछ नई जानकारियां भी आपके लिए हों, क्योंकि सारा किताबों में ज्ञान दिया गया है। आप कंपटीशन बुक हाउस जाइए, सामान्य हिंदी के लिए एक किताब खरीदने के लिए तो वो आपको कम से कम 30 किताबें काउंटर पर रख देंगे कि सामान्य हिंदी की किताब खरीद लो। सामान्य हिंदी की इतनी किताबें हैं, फिर भी आप हमसे क्यों समझना चाहते हैं? तो अंदाजे बयां है जो बदल देता है हर बात का मतलब, वरना दुनिया में कोई नई बात नहीं होती। और हिंदी समझने के लिए तो आप लोगों को और ज्यादा ध्यान से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि हिंदी दुनिया की सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा है। और सर्वाधिक वैज्ञानिक हम इसलिए कह देते हैं क्योंकि हिंदी जिस माँ से पैदा हुई है, वो हिंदी जिस माँ से पैदा हुई है उस माँ को सर्वाधिक वैज्ञानिक माना जाता है। पूरी दुनिया में संस्कृत से ज्यादा वैज्ञानिक कोई भाषा नहीं होती। आज तुम्हें उदाहरण के तौर पर बताता हूं, जब तुम लोगों से पूछ लिया जाता है कि संस्कृत को सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा क्यों कहते हैं, आज तुम्हें एक उदाहरण दे रहा हूं। संस्कृत में कभी भी संस्कृत भाषा के शब्दों को आप आगे पीछे कर दो, अर्थ पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता। जैसे हिंदी में अगर जो मैं कहूं कि राम ने रावण को तीर से मारा, अब इसमें हम अक्षर आगे पीछे कर दें, कोई भी शब्द आगे पीछे कर दें, तो क्या अर्थ बदल जाएगा? यस, राम ने रावण से तीर को मारा, अर्थ बदल गया। राम को रावण ने तीर से मारा, ने और को इधर उधर कर दिया, अर्थ बदल गया। लेकिन अगर जो संस्कृत में कोई भी वाक्य है उसमें कोई भी शब्द हम आगे पीछे कर दें, कभी अर्थ नहीं बदलता। उस सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा से पैदा हुई है हमारी हिंदी। जब हिंदी के विकास को हम समझते हैं, और आगे भी जब क्लास में हमारी आपकी बात होती रहेगी तो हम आपको बताएंगे कि हिंदी की विकास यात्रा किस तरह से शुरू हुई।
हिंदी की विकास यात्रा एक बार मैं बोल दे रहा हूं, जो लोग लिखना चाहें वो लिख लें। सबसे पुरानी भाषा है वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत से जो भाषा अगली पैदा हुई उसको कहते हैं लौकिक संस्कृत। भाषाएं पैदा कैसे होती है ये भी जब क्लास में हमारे पास टाइम रहता है तो हम आपको बहुत अच्छे से समझाते हैं कि इसको हम किस तरह से समझें। एक क्वेश्चन आ रहा है, सर हिंदी क्या फारसी भाषा का शब्द? यस, हम लोग हिंदी टर्म जो हमारे वाले में सिंधु के बारे में हिंद को, चूंकि फारसी में पर्सियन में स को हा प्रोनाउंस किया जाता है, तो सिंध नदी के किनारे जो लोग रहते थे उनको हिंद कहने के नाम पर, वहां से सिंध से हिंद और हिंदी, तो ये फारस की भाषा का उच्चारण होने के कारण हम इसको फारसी का शब्द मानकर चलते हैं। वहीं से इसका प्रोनाउंसिएशन शुरू हुआ। जैसे जो इंग्लिश भाषाओं का परिवार है वो हमें इंडस के नाम पर इंडिया, ऐसे ही सिंध से हिंद, हिंद से हिंदी, हिंद से हिंदू, तो सिंध हिंद हिंद हिंदू हिंदी हिंदुस्तान, ये पूरी फारसी भाषा से पैदाइश है शब्द की, इसलिए हम उसको फारसी का मान लेते हैं। अब यहां पर मैं आपको बता रहा था कि भाषा का विकास कैसे होता है, इसको क्लास में टाइम रहता है तो हम समझ लेते हैं, लेकिन यहां एक बार क्रम से बता दे रहा हूं कि सबसे पुरानी भाषा, लगभग एक भाषा के बनने में 500 वर्ष लगते हैं, एक भाषा के अपने प्रवाह में रहने में 500 वर्ष लगते हैं, और 500 वर्ष में वो भाषा डाउन होती है, लेकिन समाज में भाषा रोज नई पैदा होती रहती, नए शब्द पैदा होते रहते हैं। इसलिए जब एक भाषा बन रही होती है उसके साथ नीचे नीचे दूसरी भाषा बन रही होती है, जो एक भाषा अपने प्रवाह में 500 साल अपना शासन कर रही होती है, उस समय एक दूसरी भाषा भी बनकर आ रही होती है, और कुछ समय बाद वो भाषा नीचे गिरने लगती है और दूसरी भाषा आकर उसका स्थान ले लेती है। सामान्यतः भाषा वैज्ञानिकों का कहना है कि एक भाषा अपने बनने में, प्रवाह में रहने में और समाप्त होने में लगभग 1500 साल का टाइम लेती है। ये बिल्कुल निश्चित नहीं कहा जा सकता, भाषा के लिए वो टाइम बदलता रहता है। लेकिन अगर जो हम प्राचीन भारत में इस भाषिक विकास को देखें तो आप लोग कहोगे एक भाषा बदलती क्यों है, दूसरी आ क्यों जाती है? तो भाषा सदैव सरलीकरण की ओर बढ़ती है, सिंपलीफिकेशन की ओर, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो विचारों का, भावनाओं का और संवेदनों का आदान प्रदान है। इसलिए भाषा इसलिए बदलती है कि भाषा लगातार सरल होने की ओर चलती है। तो सबसे पहले जो भाषा थी हमारे समाज में थी वो वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जब खत्म हुई तो उसके स्थान को लिया लौकिक ने, लौकिक संस्कृत या संस्कृत। तो जिसे हम संस्कृत कहते हैं वो संस्कृत और वैदिक संस्कृत दोनों में आप व्याकरणिक रूप से अंतर पाते हो। ऋग्वेद की भाषा वैदिक संस्कृत है और उत्तर वेदों की भाषा आपको संस्कृत मिलती है। संस्कृत से कुछ एरियाज में जो भाषा पैदा हुई वो पाली, कुछ एरियाज में प्राकृत, तो क्रम ऐसे ही लिखते जाना, वैदिक संस्कृत, फिर संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, पुरानी हिंदी, हिंदी। तो संस्कृत से हिंदी जो आई है उसके विकास क्रम को समझने के लिए हम जानते हैं कि वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत अर्थात संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ट, अवहट्ट से पुरानी हिंदी, पुरानी हिंदी से हिंदी। इसमें कुछ विद्वान अवहट्ट और पुरानी हिंदी को भाषा नहीं मानते हैं, यह मानकर चलते हैं कि पाली और प्राकृत से अपभ्रंश जब बनी तो अपभ्रंश से हिंदी बनने में ये बीच बीच के स्तर हैं, न कि इनको हम नई भाषा के रूप में पढ़ें। और इसीलिए कुछ विद्वान अपभ्रंश से हिंदी को मान लेते हैं। इसलिए आप लोगों को मैंने बीच के भी स्टेज बता दिए। परीक्षा में अगर जो एग्जामिनर ने प्रश्न बनाया है जिसमें वो इन्हें नहीं मानना चाहता तो भी आपको पता है, और वो मानना चाहता तो भी आपको पता है। तो वैदिक संस्कृत से संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ट, अवहट्ट से पुरानी हिंदी, पुरानी हिंदी से हिंदी। अब इसमें अवहट्ट और पुरानी हिंदी को घेरा खींच के लिख देना, कुछ विद्वान इन्हें नहीं मानते, तो भी क्रम आपको पता रहेगा। कुल मिलाकर हमने यह पूरा कॉन्सेप्ट आपके सामने रख दिया कि कैसे संस्कृत से हिंदी पैदा हुई। तो इसलिए हिंदी बहुत वैज्ञानिक है, इसीलिए हिंदी में ध्वनि सिद्धांत इतना महत्वपूर्ण है कि इसमें जो हम लिखते हैं वही पढ़ते हैं और जो पढ़ते हैं वही हम लिखते हैं। लेकिन दुनिया की तमाम भाषाओं में आप यह नहीं पाओगे। कभी तुम लोगों ने ध्यान दिया हो, एक चुटकुले के तौर पे कहा जाता है कि एक बच्चा एक अध्यापक के पास गया और उसने कहा, चोपड़ा साहब
केमिस्ट्री पढ़ा दीजिए। तो सर ने कहा कि CH को चा नहीं का बोला जाता है। तो उस बच्चे ने कहा कोपड़ा साहब केमिस्ट्री पढ़ा दीजिए। तो CH को चा पढ़ा जाए या CH को का पढ़ा जाए तो यह हमेशा दूसरी भाषाओं में बहस का मुद्दा रहेगा। बहुत लोग कहते हैं ना कि इंग्लिश से हमारा भरोसा उसी दिन उठ गया जब पता लगा साइकोलॉजी की स्पेलिंग तो पी से शुरू होती है। तो CUT कट PUT पुट कहां पर क्या आएगा इसको हम अन्य भाषाओं में नहीं कह सकते, लेकिन जब हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी पूर्णतः वैज्ञानिक भाषा है, क्योंकि यह जिस भाषा से जन्म लेती है इसकी मां दुनिया की निर्विवाद रूप से हर सिद्धांत पर वैज्ञानिक भाषा है। अभी हमने इसके बोलने के सिद्धांतों को बताएंगे तो मुख विवर में जो स्थान है वो प्राकृतिक रूप से सबके मुख में तय है, तो इसलिए वो कभी बदलते नहीं। ठीक, अब यहाँ पर एक दो क्वेश्चन आए हैं, उनको मैं देख लेता हूँ। गुरुजी समझ आ रहा है? यस सर। सर जो बोलने में फर्क होता है वो क्या नंबर चेंज होता है? ये हमने बता दिया। यस सर। सतलज में अक्षर 3 कैसे, वो समझ नहीं आया। वो बेटा बोलने से होता है, जब बोलने के सिद्धांत को जानोगे तब सिर्फ अक्षर क्या होता है ये जान लो, बाकी इतना आसान नहीं है। जब MA इंग्लिश में पढ़ोगे पूरा स्वनिम सिद्धांत तब जान पाओगे। सत लज, सा अलग बोला जाता है, ता अलग बोला जाता है, लज एक बार में बोला जाता है, 3 अक्षर हो जाते हैं। आपसे पढ़ना ही सौभाग्य है। अरे ऐसा कुछ नहीं है। यस सर बहुत अंतर है आपके पढ़ाने। अरे तुम लोग तारीफ करते हो फर्जी। बिल्कुल सर, दैट्स यू सर। हिंदी क्या फारसी भाषा की ये भी बता दिया सर। कमल में अक्षर कितने होंगे? सही उच्चारण जो भाषा विज्ञान के आधार पर किया जाता है, कमल में 2 अक्षर होते हैं। कमल, का धन आ ये एक बार में अक्षर बनता है 2 ध्वनियों से, और म धन आ धन ला धन आ ये 4 ध्वनियों का एक अक्षर बनता है कमल। उसके बाद क्या है सर? प्रणाम। कमल में 2 अक्षर, चरण स्पर्श गुरुदेव। चलो ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है। तुम लोग फर्जी तारीफ करते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अब अगर जो सही तारीफ कर रहे होते तो अब तक चैनल कितना सब्सक्राइब करा चुके होते, कितनी जगह शेयर लाइक और ये वो अपना पोस्ट डाल चुके होते। ऐसा तुम लोग कुछ नहीं करते हो। सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, थैंक यू। चलो आगे पढ़ो। अब हम आएंगे, हेडिंग डालो हिंदी वर्णमाला, हिंदी अल्फाबेट। हिंदी अल्फाबेट अगर जो तुम ठीक से समझ लोगे, चूंकि इसका मानकीकरण हो चुका है। एक हम जब हिंदी अल्फाबेट बताएंगे तो एक शब्द बीच बीच में तुम्हें बताते रहेंगे, मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन। तो जो स्टैंडर्ड तय करते हैं वो हमारे यहां ही नहीं, हर भाषा का एक मानकीकरण होता है। मानक माने स्टैंडर्ड। अभी हमने भाषा के लक्षण में आपको एक गुण बताया था कि यादृच्छिकता होती है। यादृच्छिकता मतलब अगर जो मैंने बोला का और सबने का लिखा, फिर मैंने लिखा खा गा, अब मैंने बोला का और किसी ने ऐसा ऐसा कुछ भी बना दिया तो टेढ़ा मेढ़ा बना दिया। अब वो कह रहा मैंने तो का बनाया है। अब तुमसे कोई पूछे किसने का बनाया तो तुम कहोगे नहीं ये गलत है, टीचर हमारा गलत अक्षर लिखा हुआ क्यों काट देता, गलत वर्ण को गलत लेटर को क्यों काट देता है? क्योंकि वो जो यादृच्छिक है। अब ये पूछा जाता है यादृच्छिक कौन करता है? कौन तय करता है कि यह यादृच्छिक ऐसा ही होगा, माना ऐसा ही जाएगा, ये कौन तय करेगा? तो इसके लिए पूरी कमेटी होती है। एक कमेटी बैठती है भारत सरकार की तरफ से, भारत में इस पे निर्णय होता है। तकनीकी भाषा विभाग इस चीज को देखता है और फिर वो डिसाइड करता है कि मानकीकरण क्या होगा। तो इसीलिए हिंदी वर्णमाला समझने के लिए मानकीकरण पर इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए क्या कि मानकीकरण ने अब हिंदी वर्णमाला में पहले जो 2 हिस्सों में बटी हुई थी उस हिंदी वर्णमाला को 3 हिस्सों में बांट दिया है। पहले जब हम लोग स्कूल्स में पढ़ते रहे, जिस उम्र में आप लोग हो, इन सब बच्चों की उम्र में स्कूल में फर्स्ट क्लास में जब आप पढ़े होंगे तो 2 हिस्सों में हिंदी वर्णमाला बटी हुई थी। एक था स्वर, दूसरा था व्यंजन, वॉवेल एंड कंसोनेंट। लेकिन आज हिंदी वर्णमाला को मानकीकरण के द्वारा 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। एक हिस्सा स्वर, दूसरा हिस्सा व्यंजन और तीसरा हिस्सा अयोगवा। और इस 3 के बंटवारे से एक बड़ा संकट जो तैयारी करने वाले बच्चों के लिए ऑब्जेक्टिव तरह की परीक्षाओं में खड़ा होने लगा,
वो ये कि हिंदी भाषा में स्वर कितने हैं, हिंदी भाषा में कुल स्वर कितने हैं, हिंदी भाषा में मूल स्वर कितने हैं, हिंदी भाषा में दीर्घ स्वर कितने हैं। अब इन चारों के उत्तर अलग अलग हैं। आप अगर जो रट के किसी किताब से चले गए तो परीक्षा में आपका उत्तर गलत हो जा रहा है। ठीक उसी तरह से हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने हैं, हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजन कितने हैं, हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन कितने हैं, हिंदी वर्णमाला में तरह तरह के प्रश्न बन के आ जाते हैं। तो यदि वर्णमाला को तकनीकी रूप से आप मेरे साथ समझ लेंगे, टेक्निकली अभी स्टैंडर्डाइजेशन क्या हुआ है, उसके बाद आपको कभी भी ऐसे किसी प्रश्न में कोई तकलीफ नहीं होगी और ये हमेशा आपको याद रहेगा। लेकिन सबसे पहले हिंदी वर्णमाला पढ़ने से पहले आप लोग फटाफट अपनी कॉपी पे हिंदी वर्णमाला लिख लीजिए। हिंदी वर्णमाला में क्या क्या आता है ये लिखते जाइए। सबसे पहले स्वर, स्वर में अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ओ औ, ये 11 लिख लीजिए। 11 वर्ण या 11 साउंड अपनी कॉपी पे लिख लीजिए। ये नंबर 1 स्वर। हिंदी वर्णमाला को 3 भागों में बांटते हैं। पहला स्वर, स्वर में क्या क्या होता है, अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ओ औ। फिर नंबर 2 व्यंजन, व्यंजन में क्या क्या होता है, एक लाइन में 5-5 शुरू में लिखना, का खा गा घा और अंग्या, अड़ा नहीं होता ये, अंग्या, चा छा जा झा इया, टा ठा डा ढा ड़ा। लेकिन इसके आगे 2 और लिख लेना जिनको हम द्विगुण व्यंजन कहते हैं। द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं ये भी अभी आगे सब पढ़ाएंगे। हिंदी वर्णमाला हमारी 4 दिन क्लास में चलेगी, इसलिए आप लोग घबराना मत कि कुछ छूट रहा है। जो अभी बता रहा हूं यही 4 बार 6 बार तकनीकी रूप से रिपीट कर दूंगा, जीवन भर को तुम लोगों को याद हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, टा ठा डा ढा ड़ा, फिर उसके आगे पेड़ लिखते हो ना तो ड़, और पढ़ाई ढ़, नीचे जो बिंदी लगाते हो डा और ढ पर वो भी यहीं पे आ जाएगा, टा ठा डा ढा ड़, फिर ड़ और ढ। उसके बाद अगली लाइन में ता था दा धा न, पा फा बा भा मा, या रा ला वा, शा शा सा हा, फिर छे त्रा ज्ञा स्रा। ये हो गए व्यंजन। आप लोगों से माफी चाहता हूं कि हिंदी वर्णमाला के लिए मैं बोर्ड यूज नहीं कर पा रहा हूं, तकनीकी रूप से डिजिटल बोर्ड मेरे पास है नहीं अभी, बहुत जल्दी हमारे पास होगा, तब हम आपको लाइव में वो सब भी बोर्ड पर लिखकर बताएंगे। आप लोग इतनी तो वर्णमाला जानते होगे इसलिए लिख लोगे, लेकिन लेमैन के लिए, सामान्य लोगों के लिए हम आगे वो व्यवस्था कर देंगे। नंबर 3 अयोगवाह। नंबर 3 अयोगवाह। अयोगवाह कैसे लिखोगे, आ या ओ की मात्रा, गा वा आ का डंडा और हा, अयोगवाह। ठीक है, अयोगवाह। नंबर 3 अयोगवाह, ये तीसरा नया हिस्सा बना दिया गया। और अयोगवाह में क्या आता है, अंग और आहा, अंग और आहा 2 यहां पर आते हैं। अब अगर जो हमने आप लोगों को लिखाया है तो आगे आप ब्रैकेट में इनकी गिनती लिखते जाइए। स्वर में टोटल कितने थे, 11। फिर व्यंजन में हमने टोटल कितने लिखवाए, 39 39। और अयोगवाह में कितने लिखवाए, अंग आह ब्रैकेट में 2, 11 धन 39 धन 2 बराबर 52, 52। आज खूब याद करके लिख लो कि हिंदी वर्णमाला में टोटल यही 52 वर्ण हैं। ये तो बचपन से सुना होगा, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो 52। इंग्लिश वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, 26। 26 दूनी 52। हिंदी अंग्रेजी की बाप है, 2 गुनी ताकत रखती है। और कोई भी भाषा उतनी ही वैज्ञानिक और उतनी ही ताकतवर होती है जितनी ज्यादा उसमें ध्वनियां होती हैं, इसीलिए वो ज्यादा वैज्ञानिक और ज्यादा ताकतवर होती है। दुनिया में ज्यादा ध्वनियों के कारण ही मैंडारिन दुनिया की सबसे कठिन भाषा हो जाती है, जो चाइना में यूज की जाती है, मैंडारिन। ठीक है दोस्तों,
ये हमने वर्णमाला में 52 कौन से होते हैं वो 52 आपको लिखा दिए, लेकिन इन 52 में कौन सा कहां कैसे है ये सब जानने के लिए आपको सबसे पहले हमारे साथ स्वर समझने होंगे, फिर स्वर की परिभाषा, स्वर के प्रकार। अभी तक तुम 2 तरह के स्वर जानते होगे, हम तुम्हें तीसरी तरह का स्वर बताएंगे जिसे प्लुत स्वर कहते हैं, और लिखने और बोलने में उसका क्या अंतर रहता है वो भी बताएंगे। ठीक इसी तरह से व्यंजन में अलग अलग क्या उसके आधार होते हैं वो बताएंगे। सर अयोग व हिंदी के इंटरव्यू में सबसे अधिक पूछा जाता है। जी हाँ, इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि ये अभी नया मानकीकरण हुआ है और बहुत सारे लोग इसके बारे में ABCD भी नहीं जानते हैं, और जब आपको खुद हिंदी वर्णमाला नहीं आती आप बच्चों को जाके क्या पढ़ाओगे? आप कहते हो हम हिंदी के अध्यापक हैं और आपको अयोगवाह के बारे में जानकारी नहीं, वर्णमाला के बारे में जानकारी नहीं, आपको प्लुत स्वर के बारे में जानकारी नहीं, आपको ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर के बारे में जानकारी नहीं। सर मैंने फेस किया है। कोई बात नहीं बेटा, हमसे पढ़ो, उसके बाद कुछ नहीं फेस करोगे। कितना भी कठिन प्रश्न कोई पूछ ले, कॉन्सेप्ट आपको भाषा का पता है और भाषा पूरी तरह से वैज्ञानिक है, आपसे गलत ही नहीं होगा। भाषा को हमेशा शब्द को ब्रह्म कहा जाता है। जिस तरह से ब्रह्म दुनिया बनाता है वैसे ही शब्द हमारी पूरी विचार के प्रवाह की व्यवस्था तय कर देता है। तो शब्द और उसके व्याकरण को ठीक से समझ लेने के बाद आपकी ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आज हमने आपको सिर्फ शुरुआत की है, कल हम आपको हिंदी वर्णमाला पढ़ाना शुरू करेंगे, जिसमें सबसे पहले स्वर, स्वर के बाद स्वर के प्रकार, स्वर के प्रकार के बाद मात्राएं, मात्रा किसे कहते हैं, मात्रा की परिभाषाएं, मात्राओं का क्या सिद्धांत है, उसके बाद व्यंजन, व्यंजन के प्रकार, फिर उन व्यंजनों का बंटवारा, फिर अयोगवाह, अयोगवाह का बंटवारा, फिर हम अनुनासिक किसे कहते हैं, हम निरुन्नासिक किसे कहते हैं, अनुनासिक में अनुनासिक स्वर कौन से हैं और अनुनासिक व्यंजन कौन से हैं, फिर उनमें पंचमाक्षर कौन से हैं, फिर उनमें व्यंजन द्वित्व कहां पर होता है, कहां पर व्यंजन गुच्छ कहलाता है। यूपीपीसीएस का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें व्यंजन गुच्छ पाया जाता है? इलाहाबाद, दिल्ली, आगरा, लखनऊ। बच्चों को समझ में ही नहीं आ रहा है इसमें व्यंजन गुच्छ कहां पे पाया जा रहा है। ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। फिर अयोगवाह, अयोगवाह इन्हें एक लाइन में स्वर भी और व्यंजन भी कहा जाता है। तो इन्हें स्वर क्यों कहते हैं और इन्हें व्यंजन क्यों कहते हैं, इन्हें स्वर और व्यंजन दोनों क्यों कहते हैं, ये भी तुम्हें समझाया जाएगा। तो अब धीरे धीरे आज हमारा हिंदी का पहला और इंट्रोडक्टरी क्लास था। कल से हिंदी वर्णमाला, सर 49 वर्ण की भी वर्णमाला हुआ करती थी। नहीं, ये गलत सूचना है आपके पास। शुरू से 52 होती थी, जो लोग जानते नहीं थे। अगर जो किसी से आप बात करोगे कि हमारे स्कूल में हमें हिंदी वर्णमाला ठीक से नहीं पढ़ाई गई, तो जिस टीचर ने तुम्हें हिंदी वर्णमाला पढ़ाई उसको ठीक से नहीं आती थी, और उसने जिससे पढ़ी थी उसे ठीक से नहीं आती थी। इसको ठीक से पढ़ने के लिए आपको जो पुराने स्कूलों में हुआ करते थे मुंशी जी और पंडित जी, 2 किस्म के अध्यापकों के नाम हुआ करते थे, पंडित जी और मुंशी जी। मुंशी जी पढ़ाते थे या पंडित जी पढ़ाते थे, उन्हें भाषा की पूरी व्याकरणिक जानकारी होती थी, उस आधार पर वो तुम्हें 52 बताते थे। आज मैंने तुम्हें 52 लिखाए हैं, ये इस समय भारत सरकार द्वारा मानक के रूप में माने गए 52 वर्ण हैं। इन्हीं के आगे विस्तार को, इन 52 को हम कल जब बांट बांट के आपके साथ पढ़ेंगे, और फिर स्वर को जैसे उच्चरित किया जाता है, स्वर के भी जो बंटवारे होते हैं, जिनमें हम लोग कितना मुंह खोलकर बोलें, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, फिर समृत, अर्धसमृत, विवृत, अर्धविवृत। तो ये सारी चीजें जब हम इनको एक साथ जोड़कर समझ लेंगे, 3 से 4 दिन में हिंदी वर्णमाला हम पूरी समझ लेंगे, और हिंदी वर्णमाला जिसने समझ ली उसका पूरा कॉन्सेप्ट आजीवन क्लियर रहेगा। अब हम कुछ क्वेश्चन आए हैं उन्हें देख रहे हैं। सर मैंने अभी 12th किया है, अब मुझे कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या ग्रेजुएशन पर ध्यान देना चाहिए? बेटा आज की तारीख में सिविल सर्विस के लिए ड्यूरिंग ग्रेजुएशन तैयारी होती है। कुछ लोग तो अब 8th के बाद स्कूल लेवल पे ही 9th 10th से ट्यूशन साथ में लगा रहे। बरेली के भी कुछ स्कूलों ने हमसे अभी बात की थी। तो अब बेटा 12th के बाद तो 100%, और हमारे यहाँ भी 12th पास का बैच होता है। अगला क्वेश्चन है सर आयोग वाह वाला, हाँ ये बता दिया। सर ये स्वर भी न्यू है। हाँ, ये स्वर के जो प्रकार हैं हम तुम्हें पढ़ाएंगे, वो नए तरीके से बंटवारा हुआ, किस आधार वो बताएंगे। अद्भुत सर, वर्णमाला 49 की नहीं, अद्भुत सर, वेरी नाइस सर। और
सर प्लीज मुझे मेरा आंसर नहीं मिला, प्लीज सर टेल मी। अरे बेटा बता दिया, अब बता दिया, थोड़ी देर लगती है बताने में। फिर क्या है, बहुत अच्छा पढ़ाया आपने। 100 LID ये क्या है? क्या लाइव क्लास सिर्फ लॉकडाउन तक ही चलेगी या उसके आगे भी? अभी तो चलेगी बेटा, आगे अगर जो कोचिंग खुल जाएगी तो इतने बजे मैं क्लासरूम में रहूंगा तो लाइव कहाँ से रहूंगा। लेकिन हाँ, लाइव और ऑफलाइन और ऑनलाइन हमारे क्लास का नया पैटर्न आने जा रहा है, जिसमें बच्चे एक साथ एडमिशन लेंगे। जब चाहे वो ऑफलाइन आके क्लास अटेंड कर सकते, जब चाहे ऑनलाइन पढ़ सकते। अगला क्वेश्चन है, सर प्रेजेंटली आई एम वर्किंग आउटसाइड द बरेली, सो प्लीज डोंट स्टॉप ऑनलाइन क्लास। डोंट स्टॉप तो रहेगा ही, ऑनलाइन हमेशा चलेगा, लेकिन ऑनलाइन ऑफलाइन वो एडमिशन का फॉर्म होगा, उसमें फीस ली जाएगी, तब पढ़ाया जाएगा। लॉकडाउन पर फ्री चल रहा है। सर मिश्रित वर्ण की कैटेगरी अलग होती है क्या? ये भी कल जब हम आपसे बात करेंगे, द्विगुण जिन्हें कहते हैं और संयुक्त व्यंजन जिन्हें कहते हैं, वहां पर जब क्लियर कर देंगे उसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन क्लियर करेंगे। सर आपसे इंडियन पॉलिटी पढ़ी थी और आज हिंदी पढ़ी है, तो समझ आ गया कि इन दोनों सब्जेक्ट को आपसे अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता। कोई बात नहीं बेटा, हिंदी अभी पढ़ी है, किसी दिन हिस्ट्री हमसे पढ़ना, किसी दिन इंडियन इकोनॉमी पढ़ना, निबंध का क्लास मेरा पढ़ना, किसी दिन जब मन करे तो करंट इश्यूज पे भी हमसे बात करना, और कभी मौका लगा तो फोर्थ पेपर इथिक्स जब पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा। थैंक यू सर, ग्रेट सर, बहुत अच्छा पढ़ाया सर, थैंक यू। पहला दिन था, 1 घंटे का ये हिंदी पे लाइव था। हमारे पास ये बोर्ड नहीं है जो डिजिटल बोर्ड होता है जिससे चीजें समझ में आती हैं। वो डिजिटल बोर्ड भी अगर जो लग जाएगा तो हम बहुत अच्छे से तुम्हें समझा देंगे। कोशिश में है, पैसा ज्यादा लग रहा है, किराया बिल्डिंग का देना, ये सब, लेकिन हम बताएंगे। ये अरे यार छोड़ दिया करो, जो हमें भी नहीं समझ में आया हम छोड़ देते हैं। इसकी अभी भी हिंदी नहीं पढ़ी आज तक, इसकी आधी भी हिंदी नहीं पढ़ी। अरे अभी तो हिंदी शुरू कहाँ हुई, कल से हिंदी वर्णमाला शुरू होगी। कल सबसे पहले हेडिंग डाल लो जहां से हम शुरू करेंगे, स्वर। स्वर किसे कहते हैं, व्हाट इज वॉवेल, हिंदी में वॉवेल को डिफाइन कैसे करेंगे, कल यहीं से हमारा काम शुरू होगा। 1 घंटे के लाइव में आप हमारे साथ थे। अभी भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछते रहिए, अगर सर पॉसिबल हो तो करंट अफेयर्स की क्लास दीजिए। कल से सुझाव कई लोगों का आ रहा है करंट अफेयर्स पर भी। अच्छा, सॉलिड है 100 LED, मतलब तारीफ में लिखा है। अच्छा, मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, 100 LED जैसा बल्ब जल जा रहा है उसके दिमाग। सर आई डोंट थिंक कि आपको किसी बोर्ड की जरूरत है। नहीं बेटा, बोर्ड रहेगा तो का खा कहाँ कैसे तो थोड़ा सा आसान कर देंगे। आजकल वो बड़ा तकनीकी रूप से अच्छा है, अभी मैं इस सबको लगवा रहा हूँ। सर आई डोंट थिंक, बहुत अच्छा क्लास था, थैंक यू। 4 बजे हम लोग इंडियन पॉलिटी के लिए लाइव जुड़ेंगे। आप लोग क्वेश्चन भी पूछा करिए, समझिए भी, हिंदी पढ़ना शुरू कर दीजिए, और हिंदी पर सारे डाउट आपके मैं क्लियर करूंगा। हिंदी व्याकरण, हिंदी वर्णमाला पर आप लोग सोच कर आना, कठिन से कठिन प्रश्न सोच कर आना। ऐसा नहीं कि मुझे सब आता है, जो आप कठिन से कठिन मुझसे पूछोगे मुझे पता होगा बताऊंगा, नहीं तो पता करके बताऊंगा, लेकिन मन में कोई न रह जाए। और आप खुद हमारे साथ जब टेक्निकली सब समझ जाओगे तो कठिन से कठिन प्रश्न आप खुद ही सॉल्व कर ले जाओगे। तो कठिन से कठिन प्रश्नों से भी घबराने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं। हिंदी को इतना मजबूत कर देना है कि हम उत्तर भारत के हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं और हिंदी में तुम हमसे बात कर लो, हम हर चीज आपको बता देंगे। हिंदी के लिए कोई भी सामान्य हिंदी किताब ले लो, लेकिन जो हिंदी का सबसे बेहतर अभी उपलब्ध किताबों में है वो है मानक सामान्य हिंदी, अरिहंत से छपी है, डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे की। वो किताब ले सकते हो, नहीं तो हिंदी पे बहुत किताबें हैं। एक बच्चे ने कहा सर आप मैथ पढ़ा लेते हैं। मैथ भी मैंने पढ़ाया है, मेरा BSc तक मैथ रहा, मैं साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट रहा हूँ। तो BSc मैथ में होने के कारण मैथ पढ़ा है, पढ़ाया है, और मैथ से बड़ा मोहब्बत है। और कोई भी मैथ न जानने वाला आदमी न अच्छा कवि हो सकता है, न दुनिया की समझ रख सकता है। इसीलिए कोई भी इम्तिहान होता है उसमें मैथ पूछा जाता है, क्योंकि मैथ सबसे अलग तरह का विषय है। मैथ भी पढ़ाता हूँ। हमेशा आपका चैनल शेयर करती हूँ, लाइक भी करें। थैंक यू, मजाक की बात है, तुम लोग बस फ्री चल रहा है, ज्यादा लोग पढ़े। हिंदी के लिए कौन सी बुक लेनी चाहिए हमने दे दिया, अरिहंत की मानक सामान्य हिंदी, पृथ्वीनाथ पांडे, वो ले लो। थैंक यू। 4 बजे हम लोग इंडियन पॉलिटी के लिए मिलेंगे। कल फिर ठीक 2 बजे
2 बजे सब लोग आ जाया करो, जिससे जल्दी सीधा 2 बजे मैं चालू करूं और सीधा शुरू कर दूं, वेटिंग ना रहे। 50 लोग हो जाओ, मैं तुरंत क्लास शुरू कर दूं, लाइव होते हैं। थैंक यू, पहला ट्रायल था, अच्छा लगा होगा उम्मीद करता हूं। कल फिर 2 बजे हिंदी के लिए और आज अभी 4 बजे पॉलिटी के लिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।